हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज हमारी जो क्लास है यूपीएससी सर्वाधार, जो कि आपके प्रीलिम्स 2025 के यूपीएससी आईएएस के एग्जाम को टारगेट करती है। राइट, हाल फिलहाल में 25 मई को आपका एग्जाम है। सो यहाँ पर मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस कराऊंगी, और एक चीज और उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, एग्जाम आपका भले ही 25 मई को है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूस न्यूज में चलती हैं। राइट, तो आज हमारी जो क्लास है, कई सारे मुद्दे इसमें ऐसे हैं जो बहुत दिनों से, पीछे काफी दिनों से वो चर्चा में रहे हैं। तो ये क्लास ऐसा नहीं है कि भाई अब तो पेपर सेट हो गया होगा तो अभी का तुरंत का करंट अफेयर पढ़ के हम क्या करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उनको यहाँ पर रिवाइज किया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। और एक चीज और मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स, ये जो मुद्दे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि से लिया गया है। सो बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। इसी में हमारा जो फर्स्ट इश्यू है, पहला मुद्दा है, वो है डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, साइंस टेक का ये हमारा मुद्दा है। राइट, सो देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ, यानी कि ये जो आपकी न्यूज है ना, ये न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये न्यूज है। दूसरी चीज, डीआरडीओ डेवलप्ड अ हाई प्रेशर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन फॉर सी वाटर डिसैलिनेशन, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उसको डिसैलिनेशन करने के लिए डीआरडीओ ने क्या डेवलप किया है, हाई प्रेशर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन डेवलप किया हुआ है। राइट, चलो यहाँ पे देख लेते हैं इस तकनीक के बारे में। ये जो डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि किसके द्वारा डेवलप की गई है, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, डीआरडीओ के द्वारा ये डेवलप की गई है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो देखो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, आपको पता है। अगर हम डीआरडीओ के हेडक्वार्टर की बात करते हैं कहाँ पर है, तो ये आपका आता है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। हैज डेवलप्ड एन इंडिजिनस हाई प्रेशर नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड, मतलब कि बहु स्तरीय मल्टीलेयर्ड पॉलीमर मेम्ब्रेन फॉर द सी वाटर डिसैलिनेशन। जो समुद्र का पानी होता है, जो सी वाटर होता है, उसको डिसैलिनेशन करने के लिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, जिस तरीके से काम किया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी है। प्रपोज्ड एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पर्पज क्या है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य क्या है, दूसरी बात इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। द प्रोजेक्ट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय डिफेंस मिनिस्ट्रियल स्टोर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कानपुर अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। और ये जो डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है बाय डीआरडीओ, ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन वॉज डिजाइन टू मीट द ऑपरेशन नीड्स ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीसी, आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, पार्टिकुलरली टू विदस्टैंड द क्लोरीन इंक्लूडेड इंस्टेबिलिटी इन साइलेंट वाटर। राइट, दूसरी बात, ये जो तकनीक है, इट इज इंटेंडेड फॉर यूज इन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, यानी कि जो ऑफ शोर पेट्रोल वेसल होते हैं, जिनको ओपीवीज बोलते हैं, उसमें भी इंटेंडेड है। एंड कोस्ट गार्ड प्रोवाइडिंग सेल्फ रिलायंट ऑन बोर्ड फ्रेश वाटर कैपेबिलिटीज। राइट, अबाउट डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, हम यहाँ पर डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तकनीक के बारे में बात करेंगे। तो डिसैलिनेशन इज रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट, यानी कि जो डिजॉल्व, जो घुला हुआ नमक होता है, जो भी वहां पर घुला हुआ नमक होता है, ठीक है, डिजॉल्व सॉल्ट होता है, उसी के रिमूवल के लिए ये तकनीक जो है वो बनाई गई है। मिनरल्स फ्रॉम द सैलिन एंड ब्रैकिश वाटर मेक इट फॉर ह्यूमन यूज। इससे क्या होगा कि जब इसमें से घुला हुआ नमक निकल जाएगा, तो ये जो वाटर होगा, ये जो पानी होगा, कौन सा, समुद्री जल जो होगा, सैलिन वाटर, वो मनुष्य के यूज के लिए हो जाएगा, है ना, मनुष्य के उपयोग के लिए कारगर हो सकता है। ठीक है, राइट, आगे देख लेते हैं।
एंड टू प्राइमरी टेक्नोलॉजी यूज्ड ग्लोबली। और देखो अभी ग्लोबली में डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर दो टेक्नोलॉजी, दो तकनीक हैं जिनका यूज किया जाता है। कौन सी दो तकनीक हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे पहली तकनीक तो जो है वो है रिवर्सल ऑस्मोसिस, यानी कि आरओ। हम सभी जानते हैं, हमारे सबके घरों में ये आरओ होता है, लगा होता है, राइट। तो प्रेशर ड्रिवन मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्रेशर ड्रिवन मेम्ब्रेन यानी कि फिल्ट्रेशन इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये प्रेशर ड्रिवन होता है। एंड थर्मल डिसैलिनेशन क्या होता है, इवेपोरेशन कंडेंसेशन मेथड यूजिंग हीट। इसमें इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन यानी कि पानी गर्म होता है, इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होता है। इस मेथड के द्वारा ये जो है थर्मल डिसैलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हीट जनरेट करके यहाँ पे फिर उसको कंडेंसेशन किया जाता है पानी का, और इसमें प्रेशर बेस्ड फिल्ट्रेशन होता है। इन दोनों चीजों पे ध्यान देना है। अ डिसैलिनेशन प्लांट कन्वर्ट सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर। और ये जो डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि बदल देते हैं किसको, सी वाटर को, समुद्री पानी को, समुद्री पानी को फ्रेश वाटर यानी कि ताजे पानी में, ठीक है। समुद्री पानी को ये ताजे पानी में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये इसका लाभ होता है बाय रिमूविंग सॉल्ट टू मीट ड्रिंकिंग और द इंडस्ट्रियल क्वालिटी स्टैंडर्ड। यानी कि जो नमक होता है, घुलनशील जो लवण होते हैं, जो नमक होते हैं, डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको पानी से अलग किया जाता है और उस पानी को ताजे पानी के रूप में मनुष्य के यूज के लिए या मानव उपयोग के लिए उसको यूजफुल बनाया जाता है। ये इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है और यही इस टेक्नोलॉजी का महत्व भी है, ठीक है। वर्किंग ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि जो आरओ डिसैलिनेशन होता है, जो फिल्ट्रेशन करता है, वो किस मेथड पर काम करता है। तो ऑस्मोसिस रेफर्स टू द नेचुरल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सॉल्युबल कंसंट्रेशन टू हाई सॉलिड कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कैसे होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। एंड इन रिवर्सल ऑस्मोसिस में क्या होता है, यानी कि जो आरओ होता है इसमें क्या होता है, आरओ में एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू पुश वाटर फ्रॉम अ हाई सॉलिड सैलिन साइड टू अ लो सैल्यूट फ्रेश वाटर साइड अगेंस्ट द नेचुरल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। इसमें आरओ इसीलिए इसको बोला गया है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि जो लो सैल्यूट होता है फ्रेश वाटर साइड को अगेंस्ट द नेचुरल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू इसमें पुश किया जाता है। सो माइक्रोस्कोपिक पोर्स in the RO membrane allow water includes to pass while blocking salt and other impurities। दूसरे जो impurities होती हैं या जो salt होता है उसको ये क्या करता है, उसको होल्ड कर लेता है ना। और पानी को, वाटर को जो नैनोपोर्स होते हैं उनके द्वारा जाने देता है, राइट। जो नैनोपोर्स होते हैं उनके द्वारा पानी को ये जाने देता है। सो सी वाटर टिपिकली हैज ए TDS। जो आप कई बार देखते होंगे कि पानी भाई बीमारी हो रही है, और पता है विशेष तौर पर जो बाहर रहते हैं ना जो बच्चे, उनको ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे आप हॉस्टल पीजी में रहते हो, राइट, तो वहां पे हम बार बार देखते हैं कि पानी खराब है, पानी ठीक नहीं है, आरओ की साफ सफाई नहीं होती है, आरओ में जो कैंडल्स हम बोलते हैं कि वो उनका यूज नहीं होता, उनका चेंज नहीं कराते हैं उनको, या राइट इस तरीके की। कई बार होता है कि भाई पानी का TDS चेक करो क्या है, कितना है। तो पानी का जो TDS होता है, पहले तो ये जान लो इसकी फुल फॉर्म क्या है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। यानी TDS क्या होता है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, उसमें गंदगी कितनी है क्या है, ठीक है। ऑफ यहाँ पर 35,000 ppm वाइल आरओ ब्रिंग्स इट डाउन टू 200 to 5 ppm। यानी कि इसको आरओ कहां पर लेकर के आ जाता है, 200 से 500 ppm पर लेकर के आ जाता है, मेकिंग इट पोर्टेबल, राइट। इसी से संबंधित हमारा एक सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। जो डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी है, जो अलवणीकरण की प्रौद्योगिकी है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। क्या करना है, सही आंसर का चुनाव करना है। पहला कथन कह रहा है डिसैलिनेशन इज द रिमूवल ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट एंड द मिनरल्स फ्रॉम सैलिन और ब्रैकिश वाटर इनटू मेक इट फिट फॉर ह्यूमन यूज। तो बिल्कुल सही बात है, हमने अभी यही पढ़ा है। सेकंड क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ होता है
प्रेशर डिवर मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्मल डिसैलिनेशन एवापोरेशन कंडेंसेशन मेथड यूजिंग फॉर हीट, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर हमारा यहां पर होगा सी, राइट, सी आंसर हमारा यहां पर होगा, आंसर होगा सी। अब आगे देख लेते हैं, हमारा जो सेकंड यहां पर स्टेटमेंट है वो है, सेकंड जो मुद्दा है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो IAEA है, इससे रिलेटेड सवाल आपका एक बार पूछा गया है 2015 में यूपीएससी में, ये प्री में पूछा गया सवाल था, ठीक है, अभी 25 चल रहा है, 10 साल पहले ये सवाल पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। और मैंने जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया ना, हाउ टू टैकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो तभी भी मैंने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, स्टिल मुझे याद है। और एक बार और सर्वाधार वाली क्लास में मैं आपको ये बता चुकी हूँ, क्योंकि वहां पर भी मैं कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्लास में कुछ करा रही थी, तो तभी भी मैंने यहाँ पर ये बताया था, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी का हमारा ये जो है इशू है, सो देख लेते हैं। द हिंदू की आपकी न्यूज है, क्या न्यूज है, अभी आपको पता है जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, राइट, इसमें बार बार एक चीज निकल करके आ रही थी, क्या निकल करके आ रही थी कि अचानक से सीज फायर हो गया भारत पाकिस्तान के बीच में। तो ये सीज फायर क्यों हो गया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे थे कि अगर ये सीज फायर नहीं होता तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी, और मैंने ये करा दिया, इस तरीके की चीजें आप पढ़ रहे होंगे, राइट। तो मुद्दा ये है कि फिर वहीं पर एक और चीज आ रही थी कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने किराना हिल का नाम सुना होगा, ठीक है। सो देखो अब ये बड़ा मुद्दा बना है। हालांकि आपका जो क्वेश्चन पेपर था, अगर मैं इस बार की बात करूं तो क्वेश्चन पेपर तो आपका बन गया होगा लगभग 20 अप्रैल तक में, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर IAEA की बात करें तो ये कोई न्यू एजेंसी तो है नहीं, कुछ ना कुछ मुद्दे चलते ही रहते हैं, ठीक है, तो जान लेना हमारे लिए जरूरी है। पाकिस्तान न्यूक्स शुड कम अंडर IAEA, यानी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर्स हैं क्या उनको IAEA के अंतर्गत आना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साइट्स कंसर्न ओवर द इरेस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चन सिक्योरिटी ऑफ दैट कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स इन JNK एंड द अंडरस्कोर इंडियाज रिजॉल्व टू फाइट टेररिज्म, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड ये जो आपका एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये चर्चा में है, क्या है ये, इसके बारे में जानेंगे। हालिया न्यूज क्या थी इससे संबंधित, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, लेटेस्ट न्यूज ये थी, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली asserted दैट पाकिस्तान्स न्यूक्लियर वेपन्स शुड बी ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको हम IAEA बोलते हैं। किस लिए, टू एंश्योर ग्लोबल न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ताकि वैश्विक परमाणु सुरक्षा के अंतर्गत ये आ सके अगर इस एजेंसी के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि देखो कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, पैक्ट होते हैं, उनमें क्या होता है, जो पड़ोसी देश हैं अगर वो दोनों न्यूक्लियर हैं तो एक दूसरे को उनको अपने बारे में, साइट्स के बारे में बताना होता है। अब ये रूमर था, रियलिटी थी, कुछ पता नहीं चला ज्यादा इसके बारे में, ठीक है, नहीं तो लोग बड़े, इससे क्या हो जाता है ना, एक तरीके से पैनिक हो जाता, क्योंकि न्यूक्लियर का मतलब कोई ऐसा तो है नहीं जहां पे जाएगा बस वहीं करेगा, क्योंकि रेडिएशन है वो तो कितनी भी दूर तक फैल सकता है। तो बेसिकली जो किराना हिल्स वाला ये जो एरिया है, यहाँ के बारे में भारत को नहीं पता था, ऐसी चीजें बाहर निकल के आ रही थी। अबाउट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हम अभी इस एजेंसी के बारे में बात करेंगे कि जब ये न्यूक्लियर लीकेज की बात हुई, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो लड़ाई हो रही थी इसकी बात हुई, तो अचानक से ये एजेंसी क्यों चर्चा में आ गई, इस एजेंसी का न्यूक्लियर सिक्योरिटी में क्या रोल होता है, ठीक है, क्यों ऐसा भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि जो न्यूक्स हैं पाकिस्तान के उनको जो IAEA है इसके सुपरविजन में होना चाहिए, ऐसा क्यों बोला, ठीक है। सो देखिए, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इज द वर्ल्ड लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कैसा, इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि अंतर सरकारी, ध्यान देना है, इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी संगठन है ये एक अंतर सरकारी संगठन है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड्स, और ये परमाणु क्षेत्र में डील करता है, ठीक है, परमाणु क्षेत्र से रिलेटेड डील करता है। दूसरी बात, इट प्रमोट्स द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो आपका ये हमारा IAEA है, राइट, ये क्या करता है, ये शांतिपूर्वक, पीसफुल, शांतिपूर्वक
एवं यानी कि सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल, शांतिपूर्वक, सुरक्षित न्यूक्लियर या परमाणु तकनीक, राइट, न्यूक्लियर तकनीक की बात करता है। ये इस चीज पे ध्यान देना है। एंड स्पेशली इन द कंप्लायंस विद द ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स। So IAEA status was approved on 23rd October 1956, यानी कि 23 अक्टूबर। ये जो एजेंसी है ना IAEA, इसको ये अप्रूवल कब मिला? तो ये मिला इसको 23 अक्टूबर 1956 को, ठीक है। ये अप्रूवल इसको मिल चुका था 23 अक्टूबर 1956 को। केम इनटू फोर्स इन जुलाई, कब आया फोर्स में, लागू कब हुआ? तो ये जो लागू हुआ यानी कि फोर्स में आया, या फिर हम कहें ये लागू हुआ, इंप्लीमेंट इसका होना शुरू हुआ, ये हुआ था 29 जुलाई 1957, ठीक है। सो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। IAEA हेडक्वार्टर लोकेटेड इन द वियना, कहां पर है? ऑस्ट्रिया में है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका वियना में, ऑस्ट्रिया में। एंड द एजेंसी करेंटली हैज 178 मेंबर्स एंड स्टेट्स रिफ्लेक्टिंग इट्स वाइड इंटरनेशनल मैंडेट एंड द क्रेडिबिलिटी, ठीक है। IAEA's legal status and the global role. IAEA is an autonomous organization within the United Nations system. It reports to both United Nations General Assembly and UN Security Council. Its popularity referred to as Atoms for Peace Development, यानी कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो क्या रेफर करती है? एटम्स, जो अणु है यानी कि जो परमाणु है वो पीस और विकास, शांति और विकास के लिए संगठन है विद इन द यूएन फ्रेमवर्क, और ये यूएन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि बस ये ऐसे ही बन गया है। सो इट्स प्राइमरली गोल, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है यहाँ पर, इट्स प्राइमरली गोल या प्राथमिक उद्देश्य जो इसका है, टू एंश्योर दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट डाइवर्टेड फॉर वेपन पर्पज, यानी कि ये कोई वेपन पर्पज के लिए डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है इस एजेंसी का। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है IAEA का? जनरल कॉन्फ्रेंस कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर स्टेट, कितने बताए थे? 178 मेंबर्स, राइट। मीट एनुअली टू अप्रूव बजट एंड सेट जनरल पॉलिसी डायरेक्शंस। तो एनुअल मीटिंग इसकी होती है जिनको हम AGM बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। ये इनकी होती है हर बार, और इसमें 178 जो मेंबर हैं ये सभी के सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। ये भी चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंप्राइजिंग 35 मेंबर्स मीट अबव 5 times a year to like approve safeguard agreements, carry out statutory functions and appoint the director general. Secretariat lead by the director general handles IAEAs and the daily operations. की फंक्शंस ऑफ द IAEA, की फंक्शंस, क्या की फंक्शंस हैं इसके? सो IAEA वर्क्स टू एंश्योर दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड solely for peaceful purpose. It apply comprehensive nuclear safeguards including monitoring, on-site inspections, जैसे अभी हुआ था यहाँ पर, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम हुई थी तो ऑन साइट इंस्पेक्शन करने का इसको राइट है। इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस, अदर टेक्नोलॉजी टू वेरीफाई द पीसफुल यूज। These safeguards serves as the first line of defense under the Nuclear Non-Proliferation Treaty, जिसको हम बोलते हैं NPT। आपको पता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा चर्चा में ये रहा था कि NPT, भारत NPT का सदस्य है कि नहीं। 2018 से लेकर के लगातार, और 2018 नहीं 2016 से ये चर्चा में था कंटिन्यू NPT, और लगभग आप माने 20 तक ये चर्चा में बना रहा था लगातार, ठीक है। सो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना पड़ेगा। इसी से संबंधित हमारा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA से संबंधित हमें यहाँ पर देखना है और बात करनी है। सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज द वर्ल्ड लीडिंग इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर सरकारी संगठन है टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट प्रमोट द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्वक, ठीक है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन द कंप्लायंसेस विद ग्लोबल नॉन फ्लोर नॉर्म्स।
तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है यहाँ पर जो सही है? हमको क्या करना है? सही स्टेटमेंट देखना है, राइट स्टेटमेंट देखना है हमें यहाँ पर। सो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, दोनों सही है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी आंसर होगा हमारा, फर्स्ट सेकंड दोनों। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट मुद्दा है, थर्ड यहाँ पर जो मुद्दा है वो है A21 mRNA एडिटिंग इन एनिमल्स, यानी कि अगेन प्रीलिम साइंस एंड अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या बात कर रहा है? A2M mRNA की बात हो रही है ये, यानी कि ये बात हो रही है बायोटेक की, ठीक है, ये बात हो रही है आपकी बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी की। अगेन द हिंदू की न्यूज है, क्या है? आ बॉडी इज परफॉर्म अ काइंड ऑफ mRNA एडिटिंग एंड वी डोंट नो व्हाई, यानी हम नहीं जानते कि ये ऐसा क्यों होता है। क्या है ये? तो रिसर्चर्स फ्रॉम चाइना रिसेंटली रिपोर्टेड दैट it's hard to make sense of widespread persistence of mRNA editing in animals। देखते हैं A2I mRNA एडिटिंग एनिमल्स में होती है और इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज है क्या है वो? तो रिसर्चर्स फ्रॉम चाइना रिसेंटली रिपोर्टेड इट्स हार्ड टू मेक द सेंस ऑफ द वाइड स्प्रेड परसिस्टेंस ऑफ A2I यानी कि A2I mRNA, ठीक है, इसके एडिटिंग की बात हुई है एनिमल्स में। क्या कॉन्सेप्ट है? ये जो टेक्नोलॉजी है A2I mRNA एडिटिंग, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है? सो देखो, DNA एक्ट a recipe book for building protecting protein using 20 amino acids and each recipe like gene is the transcribed into messengers। देखो ये जो mRNA हम बोल रहे हैं ना, mRNA तो यही है मैसेंजर्स आरएनए, इसी को mRNA बोला गया है। द mRNA इज देन रीड बाय राइबोसोम्स टू रिसेंबल प्रोटीन्स, ठीक है। mRNA इज कंपोज्ड ऑफ 4 न्यूक्लियेट बेस। ये जो mRNA है ना 4 न्यूक्लियर बेस से बना हुआ है। कौन से न्यूक्लियर बेस है ये? एक होता है A, यानी कि 4 जो आपके बेस हैं के इनमें एक है A और एक इनमें यहां पर है U, एक है G, ठीक है, और एक है C। तो ये है 4, ये यहां देखें A हो गया, U हो गया, G हो गया और C हो गया। 1 2 3 और 4 ये आपके हो गए जो बेस हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, इन A2I mRNA editing the adenosine A in mRNA is enzymically converted into the inosine by protein called ADARS, adenosine domain acting the RNA। राइबोसोम रीड inosine and the guanine G जिसको बोलते हैं, altering the protein's amino acid sequence post ट्रांसस्पेक्टिवली विदाउट एनी चेंज इन द DNA, ठीक है। फंक्शनली क्या इंपैक्ट होता है, कार्यों पर क्या इंपैक्ट होता है इसका? सो A2I एडिटिंग कैन चेंज इन द कॉन्डोन आइडेंटिटी and thereby producing the different amino acids in resulting in protein। So this may lead to functional protein diversification, मतलब कि फंक्शनल प्रोटीन डाइवर्सिफिकेशन ला सकता है, ऑल्ट्रेशन इन द प्रोटीन स्टेबिलिटी और एक्टिवली इसमें भी क्या ला सकता है? ये स्टेबिलिटी, स्थिरता, ठीक है। आगे देखो, अ मेजर रिस्क इज मिस रीडिंग स्टॉप कॉन्डोन्स। सो स्टॉप कंडन लाइक द UAG UGA, ये क्या होता है? मतलब ये जो आपके सीक्वेंस थे, लाइक A था, U था, C है, G है, अब इनका सीक्वेंस बनेंगे अलग अलग, ठीक है। सो मे बी एडिटिंग टू UGC कोडिंग फॉर द ट्राइप्रोफोस एंड दिस अलाउ द राइबोसोम टू कंटिन्यू प्रोटीन सिंथेसिस, पोटेंशियली क्रिएटिंग एबनॉर्मली लॉन्ग ऑन द माल फंक्शनिंग प्रोटीन्स, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ PSC जीन, ये जो PSC जीन है इसकी खोज कैसे हुई, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, कैसे डिस्कवरी हुई। तो देखो, रिसर्चर्स आइडेंटिफाई 71 जीन्स F gramenate that contain the premature stop contents in their unediting RNA। So these were termed PSC, permanent stop content containing gene, है ना। Deleting these gene heads जैसे no impact during asexual growth but significant disruptions during sexual development, proving these essentially to A2I editing in these status। इसी से संबंधित हमारा दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड मैकेनिज्म A2I mRNA editing in animals। So DNA act like recipe book for the building protein 20 amino acids, right?
एंड ईच रेसिपी मतलब कि जो ये मिश्रण होता है इनका, इट इज ए ट्रांसक्राइब्ड इनटू द मैसेंजर आरएनए, जो mRNA हम जिसको बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या है, जो आपका mRNA होता है, mRNA इज देन रीड बाय राइबोसोम टू रिजेंबल प्रोटीन्स। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सी आंसर यहाँ पर हमारा होगा, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो नेक्स्ट मुद्दा है हमारा आज का, वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इससे संबंधित सवाल भी आएगा जरूर, क्योंकि अगर आदित्य L1 के बारे में कुछ पूछा गया तो PSLV के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। और आदित्य L1 जो वो है वो हाल का कोई मुद्दा नहीं है, ये काफी पुराना मुद्दा चल रहा है, ठीक है। सो अगेन साइंस टेक की, और ये आपकी जो न्यूज है ये आपकी स्पेस की न्यूज है, द हिंदू की न्यूज है। व्हाट इज PSLV देख लेते हैं क्या है। सो PSLV C57 मिशन लिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा। कहां पर पड़ता है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, राइट, आंध्र प्रदेश। 2 नवंबर 2023 कैरिंग द इसरोज आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। देखो इसरो का जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है, आदित्य L1 जो गया है इसरो का, वो PSLV लॉन्च व्हीकल PSLV C57 के द्वारा गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, it was carrying a satellite called EOS-09 which is the plan to deposit into the sun synchronous polar orbit around the earth. So the mission was designed to C61, but a few minutes after liftoff the rocket suffered a problem and third stage and the PLV C60 mission ended in the failure. ठीक है, ये यहाँ पर हुआ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PSLV, ये हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से रिलेटेड हमारी जो हालिया समाचार है, न्यूज है, वो क्या है, तो इसरो लॉन्च द PSLV C61, PSLV C61, ये इसरो ने अभी क्या करा है, लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा, यहां पर इसको अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है, फ्रॉम श्रीहरिकोटा। अगेन मैं फिर से बता रही हूं कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। प्लेस टू EOS-9 सैटेलाइट इनटू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। द मिशन फेल्ड ड्यू टू द थर्ड स्टेज इशू। थर्ड स्टेज में कुछ इशू आ गया था इसके PSLV के, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज है, तो इस वाले में कुछ इशू आ गया था थर्ड स्टेज में, है ना, इसकी वजह से जो मिशन था ये फेलियर कर गया। यहाँ पे क्या है PSLV, PSLV स्टैंड फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये होता है PSLV, ठीक है, ये है आपका PSLV। 4 स्टेज लॉन्च, और इसमें 4 स्टेज है, 4 स्टेज हैं इसमें, और इसी की वन ऑफ द थर्ड यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, ये वाली जो स्टेज है इसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से ये फेलियर हुआ है। ये आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बताया है। एंड डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसरो ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है, ठीक है। इट इज प्राइमरली डिजाइन्ड टू प्लेस सैटेलाइट इनटू द sun synchronous polar orbits which are ideal for earth observation mission। किसके लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन के लिए। सो ईच स्टेज ऑफ PSLV इज पावर्ड बाय डिफरेंट इंजन एंड प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन and it is to carry medium weight payloads to the variety of orbit with a high precision, right। एंड इसी का कॉन्फ़िगरेशन और डिजाइन अगर हम देखें तो क्या है, PSLV हैज 4 स्टेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 स्टेज इसकी हैं विद द अल्टरनेट सॉलिड, राइट, एंड द लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम, यानी कि यहाँ पर ये सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है और लिक्विड है, इस तरीके से। इसी में प्रॉब्लम आया था, इसकी वजह से अगेन ये अभी चर्चा में बना हुआ है। दूसरी चीज, फर्स्ट स्टेज क्या कह रहा है, HTPP सॉलिड प्रोपेलेंट, ठीक है। सेकंड एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज सपोर्टेड बाय द 6 stop on the boosters that enhance the initial thrust, capable of generating a peak thrust of 4.8 meganewtons। and second stage की अगर आप बात करोगे तो powered by the विकास engine which is uses in the liquid fuel combinations and unsymmetrical dimissile as fuel nitrogen tetraoxide at the oxide। जो इसकी तीसरी अवस्था है, थर्ड स्टेज है, ये रिवर्ट्स टू सॉलिड प्रोपल्सन अगेंस्ट यूजिंग
HTPB, ठीक है, बेस्ड फ्यूल। फोर्थ स्टेज यूटिलाइज टू लिक्विड इंजन्स बर्निंग ऑन मैनोमैथिलाइजेशन एंड द मिक्स्ड ऑक्सीडाइजर नाइट्रोजन, जिसको हम बोलते हैं MON, ये भी बोलते हैं इसको MON, राइट। हमारा क्वेश्चन जो है इससे संबंधित वो है PSLV के बारे में। PSLV स्टैंड फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय द ISRO, डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है इट इज प्राइमरली डिजाइन टू प्लेस सैटेलाइट इनटू सन सिंक्रोनस सैटेलाइट विच इज द आइडियल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यस, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा? सी आंसर हमारा यहां पर होगा, ठीक है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट मुद्दा है उसके बारे में जानेंगे, गर्मेनियम के बारे में। अगेन साइंस की ये न्यूज है आपकी, गर्मेनियम, ठीक है, मिनरल्स केमिस्ट्री की न्यूज है। अगेन द हिंदू क्या लिखा है? इंडिया इंगेज्ड विद चाइना ऑन गर्मेनियम एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सेज एम्बेसी। ऐसा एम्बेसी ने कहा है, इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग सेड, भारतीय एम्बेसी जो कि बीजिंग में है, चाइना की राजधानी है बीजिंग, ठीक है, ये चीन की राजधानी है। यहां पर बोला गया है सेड दैट रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ गर्मेनियन एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड मैटर हैज बीन ब्रॉट अप विद द चाइनीज साइड इन द रिटन रिप्रेजेंटेशंस एंड मीटिंग। मतलब ये रिटन में दिया गया है। क्या लेटेस्ट न्यूज है गर्मेनियम से रिलेटेड? जो लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, India is engaging with the Chinese government to navigate export restrictions on the germanium critical minerals that is issued in manufacturing of semiconductor fiber optical cables and the solar panel। जो solar panel बनते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। About germanium, so it is a chemical elements, मतलब क्या है? ये एक रासायनिक तत्व है, ये रासायनिक तत्व है, केमिकल एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन एंड इन ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और एक चीज और, ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 14 में आता है, ये भी चीज ध्यान रखनी है गर्मेनियम के बारे में, राइट। दूसरी बात, इट हैज केमिकल सिंबल GE, इसका जो रासायनिक प्रतीक है, इस का जो रासायनिक सिंबल है, जो इसका रासायनिक प्रतीक माना जाता है वो GE माना जाता है, और ये आता है ग्रुप 14 में, जो पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप 14 में आता है, ठीक है। एंड एटॉमिक नंबर इसका क्या है? इसका जो एटॉमिक नंबर है, राइट, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है यहाँ पर 32, यानी कि 32 इसका एटॉमिक नंबर है। सो इट हैज डायमंड लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिस तरीके का डायमंड होता है ना, हीरा होता है, उस तरीके की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसकी है गर्मेनियम की। एंड द सिमिलर इन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन, और जिस तरीके से सिलिकॉन की भौतिक प्रॉपर्टी, भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, तो उस तरीके यानी रासायनिक और भौतिक गुण इसके सिलिकॉन जैसे हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका जो है वो डायमंड हीरे जैसा है। इसका जो परमाणु नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वो 32 है। अगर हम इसके पीरियोडिक टेबल की बात करें, आवधिक सारणी की बात करें कि कहां पर आता है, तो ये ग्रुप 14 में आता है, 14वें ग्रुप में आता है। अगर आप इसके सिंबल की बात करते हो, केमिकल सिंबल क्या है, तो वो है इसका यहाँ पर GE, ये इसका केमिकल सिंबल है, मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ बताया है। सो जो GE है ये इसका केमिकल सिंबल है यहाँ पर, ठीक है। ये चीजें आपको जो ध्यान देनी है। अब आगे देखो, ग्रेमियम इज दिस स्टेबल इन द एयर एंड वाटर एंड इज अनअफेक्टेड बाय अल्कनाइन एसिड एक्सेप्ट नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑल्दो यद्यपि द ग्रेमियम वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल 1886 बाय द क्लेमेंस विंकलर एंड अ जर्मन केमिस्ट, its existence, properties and the position in the periodic system has been predicted 1871 by Russian chemist Dmitry and the Melander, who called the hypothetical element एका सिलिकॉन। इसको किसको? GE को। इसका 32 परमाणु क्रमांक है, राइट। इसका जो परमाणु अंक है या परमाणु जो क्रमांक इसका आता है वो आता है 32 में, और इसका GE का, राइट। और दूसरी बात, अगर हम इसकी आवधिक सारणी की बात करें कि ये कहां पर आता है, आवधिक सारणी इसकी या पीरियोडिक टेबल में कहां पर आता है, तो ये पीरियोडिक टेबल में आपका आता है 14 ग्रुप, 14वें समूह में, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। आगे हम देखेंगे। अब देखो, germanium did not become the economically significant until after 1945
when its properties is a semiconductor were recognized in being of value of electronics. So it remains of primarily importance in manufacturing of transistors and components for devices and the photocells. जो आपके सोलर फोटो सेल बनते हैं यानी कि सोलर सेल बनते हैं ना, उनमें भी ये यूज होता है सोलर सेल्स में, राइट. सो इट्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर बट इट्स टू रिएक्टिव टू द फ्री. ग्रेमियम ओर आर रेयर. इसकी जो ओर्स हैं, ग्रेमियम ओर जो है, ये जो अयस्क है इसका वो रेयर है. जो ओर है, राइट, कैसा है, रेयर यानी कि दुर्लभ है. ये इस चीज पर भी ध्यान देना है. दे आर फाउंड इन ए स्मॉल क्वांटिटी एज सच मिनरल ग्रेमाइट्स एंड द एग्रोडाइट्स. Today, gramium is extracted as the byproduct of zinc production from the coal fly ash. कोयले की जो उड़ती हुई राख होती है उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड एस्टिमेटेड दैट 75% ऑफ वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेमियम इज द secured from zinc ore, mainly the zinc sulfide mineral, sulfate 25% from the coal. कितना, 25% ये आता है कोल से. ये भी चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है. मेजर प्रोडक्शन इसका कहाँ पर होता है, तो मेजर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन यहाँ पर ग्रेमियम का इज चाइना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द अराउंड 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन है. The remaining of production of the germanium comes from Canada, Finland, Russia and the United States. ठीक है. अब देखो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ. जो आपका ये है जर्मेनियम, ठीक है, इसके बारे में हमको कुछ चीजें जान लेनी है. क्या है वो चीजें, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे इसका सिंबल. मान लो हमने यहाँ पर इसका सिंबल देखा, तो सिंबल इसका क्या है, सिंबल है इसका GE. अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो आवधिक सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में कहां पर आता है ये, या आवधिक सारणी में कहां पर आता है ये, तो ये आप देखें आता है 14वें ग्रुप में, ग्रुप नंबर 14 समूह में आता है. ठीक है. अगर आप देखें इसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो आता है यहाँ पर 32 यानी कि 32. ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है. यानी कि सिंबल आपका क्या है, GE, राइट. सो ये जो क्लास है हमारी सर्वधातु की, इसको हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे. और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. संडे आपका एग्जाम है, नेक्स्ट संडे. सो अच्छे से जितना भी आपने पढ़ा है पूरे साल में अच्छे से रिवीजन उसका करो. ठीक है. एक बार जो भी आपके की नोट्स हैं सबको, चूंकि अभी एक हफ्ते का टाइम आपके पास है, तो जितने भी की नोट्स हैं उनको एक बार से रफली अच्छे से पढ़ जाओ बाइंड अप करके, ताकि कोई भी जो ऐसी चीज है जो आपको डाउटफुल लग रही है. अगेन एक चीज ध्यान देना, सिर्फ एग्जाम है, ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर में भी हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत खराब हो जाती है. अगेन मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं आना है. जितना रिलैक्स होके काम होके अपने एग्जाम को दोगे, एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, उतना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है. और फिर मैं आपको बताऊं, मार्क्स भी हमारे बहुत अच्छे आते हैं. ये भी अगेन मैं एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ. ठीक है. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत मेहनत आप लोगों ने की है, आई नो आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो. बस उस स्मार्टनेस को और उस मेहनत को वो जो 2 घंटे होते हैं ना आपके एग्जामिनेशन हॉल में, वही डिसाइड करते हैं. और ये जस्ट एग्जाम है, राइट. सो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन. थैंक यू सो मच.